नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर दक्षिण भारत में बीजेपी जीत रही है या फिर हार रही है, इसको लेकर 130 लोकसभा सीटों का संपूर्ण महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। क्योंकि इस बार 370 में क्या है चक्कर, 370 सीटों पर जो जीत का दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और एनडीए गठबंधन यहाँ पर जो है 400 पार का नारा दे रहा है, तो उसके पीछे दक्षिण भारत भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस बार दक्षिण भारत निर्णायक होगा। क्या दक्षिण भारत में बीजेपी खेला कर पाएगी, क्या कुछ आंकड़ा होगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण, क्योंकि दक्षिण भारत की 130 लोकसभा सीटें किसका है पलड़ा भारी, अपने अपने दाव पे चले जा रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण गलत है और मोदी का टारगेट 370, लेकिन दक्षिण भारत क्यों महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत से कुल 129 लोकसभा सीटें आती हैं और 2019 में यहाँ पर मात्र 29 सीट ही भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। लेकिन इस बार आंकड़ा बढ़ाना होगा, तब जाकर 370 पार बीजेपी हो पाएगी, क्योंकि कर्नाटक से 28 लोकसभा सीटें आती हैं और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 25 सीटों पर जीत हासिल की थी और यहाँ पर इस बार 26 सीटों का टारगेट सेट किया है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है कि कर्नाटक में कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में सरकार बनी है और उसका कितना फायदा कांग्रेस उठा पाएगी। क्या यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी 26 का जो टारगेट है वो सेट कर पाएगी। तेलंगाना में भी कांग्रेस ने सरकार बना ली है और यहाँ पर 4 सीटें 2019 में जीती थी, लेकिन इस बार 6 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस यहाँ विधानसभा चुनाव का फायदा उठाकर या तेलंगाना कर्नाटक में जो बीजेपी ने यहाँ पर 2019 में सीटें जीती थी उन पर ब्रेक लगा पाएगी, या फिर जिसका से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था, उस यहाँ पर जो आंकड़ा है वो दोहरा पाएगी। क्योंकि यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है, तमिलनाडु को 39 सीटों में से 0 सीट 2019 में, लेकिन इस बार 5 सीटों पर जीत हासिल करने का यहाँ पर टारगेट सेट किया है। आंध्र प्रदेश में यहाँ गठबंधन की तलाश कर रही है टीडीपी के साथ और यहाँ 25 लोकसभा सीटें आती हैं, 3 सीटें यहाँ पर जीतने का टारगेट सेट किया है। और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन भी एआईडीएमके के साथ टूट चुका है और केरल में यहाँ पर 20 सीटें आती हैं और यहाँ पर भी 3 सीटों पर जीत की संभावना बताई जा रही है कि 3 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से जीत हासिल कर सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो इस बार यहाँ पर जो है 129 में से 41 सीटों पर जीत का टारगेट सेट किया है, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी जो है 370 पार हो पाएगी। इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा और कितना अंतर यहाँ दिखाई देता है और किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। क्योंकि दक्षिण में मोदी की राह कितनी आसान है, क्योंकि कर्नाटक, तेलंगाना में तो विधानसभा चुनाव में भी झटका रहा और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस ने यहाँ विधानसभा चुनाव में अच्छी पकड़ बनाई और विधानसभा में जीत भी हासिल की। 45 सीटें यहाँ से आ जाती हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार से वंचित रही अब तक, क्योंकि यहाँ से 64 सीटें आती दोनों राज्यों से। केरल में भी यहाँ पर 20 सीटें आ जाती हैं। तो क्या कुछ आंकड़ा होगा, लेकिन बात की जा रही कि आखिर जो 370 सीटें बीजेपी कैसे जीतेगी, इसको लेकर यहाँ पर जो टारगेट है कि 50% वोट शेयर हासिल किया जाए। तो इसके लिए देखिए 9 राज्यों को लेकर अगर बात की जाए तो 208 लोकसभा सीटें आती हैं, उनमें से बीजेपी ने 126 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार जो कैलकुलेशन है 166 तक इनको पहुंचाया जाए। जबकि 5 राज्यों से 52 सीटें आती हैं और 52 में से 52 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस बार भी 52 में से 52 सीटों पर जीत को लेकर यह बीजेपी का दावा किया जा रहा है। जबकि 10 राज्यों से 140 सीटें आती हैं। 2019 में 94 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 109 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है और 5 राज्य प्लस यहाँ पर यूटी 136 सीटें आती हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 31 सीटों पर ही जीत मिली थी, लेकिन इस बार 43 सीटों का टारगेट सेट किया जा रहा है। ये 5 राज्य प्लस मिलाकर यहाँ जो दक्षिण भारत आता है वो क्षेत्र है और यहाँ पर अगर 43 सीटें हासिल करती है तो टारगेट 370 हो जाता है इस कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन क्या ये संभव नजर आ रहा है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी 4 से 5 राज्य जो उत्तर भारत है उनके भी बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं, जिसमें आ जाता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में मूल शिवसेना एनडीए से अलग हो चुकी है, लेकिन असली शिवसेना शिंदे गुट को ही माना है और अजीत गुट को ही असली एनसीपी माना है। कुल 48 सीटें आती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र से ही आ जाती हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। बिहार में नीतीश कुमार की वापसी जरूर हुई है, लेकिन जो आंकड़े कह रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर आरजेडी प्लस कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको फायदा बिहार के अंदर मिल सकता है। और दक्षिण भारत में भी बीजेपी को
जो है यहाँ पर झटका लग सकता है, क्योंकि कर्नाटक और या तेलंगाना में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सरकार बनाई है। बाकी आंध्र प्रदेश, केरल और यहाँ पर बात की जाए तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक अच्छा नहीं है। और ऐसे में बात की जा रही तो अब की बार क्या मोदी सरकार या गठबंधन की सरकार, लेकिन जो है दक्षिण भारत का जो सियासी गणित है वो काफी कुछ तक यहाँ पर अंतर क्या कुछ आ रहा है। इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े ओपिनियन पोल के हिसाब से दक्षिण भारत में किसका है पलड़ा भारी, इसके अलावा उत्तर भारत का भी आपको सियासी आंकड़े दिखाएंगे कि किस तरह के आंकड़े बन रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो इसी साल यहाँ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसमें अप्रैल में या आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, या वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ पर भी अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अप्रैल में उड़ीसा में भी यहाँ पर चुनाव होंगी, और बीजू जनता दल की यहाँ पर नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अप्रैल में सिक्किम में यह चुनाव होने जाना है, जो भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन के तौर पर है। और अगर बात की जाए तो मई में जम्मू और कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं, और अक्टूबर में हरियाणा, और अक्टूबर में महाराष्ट्र, और नवंबर दिसंबर में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो इन राज्यों की तैयारी भी है, साथ ही अप्रैल मई में यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव भी होने हैं। तो क्या कहता है दक्षिण भारत का सियासी आंकड़ा, तेलंगाना से 17 लोकसभा सीट, तो कर्नाटक से 28, यहाँ पर आंध्र प्रदेश से 25, तमिलनाडु से 39, केरला से 20 और पांडिचेरी से 1 लोकसभा सीट आ जाती है। उस हिसाब से इस बार गठबंधन या फिर मोदी सरकार हैट्रिक की तरफ बढ़ने जा रही है। तो क्या 370 पार होगी, इस पर दक्षिण भारत का ओपिनियन पोल आंकड़ा है, उस हिसाब से यहाँ किसको पसंद किया जा रहा है। यहाँ के अगर तौर पर देखा जाए तो पीएम के तौर पर राहुल गांधी को लोग पसंद करते नजर आ रहे हैं, जबकि अगर बात की जाए जो आंकड़ा है वो किसके पक्ष में जा रहा है, तो तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है 2019 में, यहाँ पर तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 9 सीटें हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी, और भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें, 1 सीट एआईएम पार्टी के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार काफी बदलाव देखने को मिला है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सरकार बनाई है, और आंकड़े कह रहे हैं कि यहाँ पर बीआरएस को सबसे ज्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है, 3 से 5 सीटों पर बीआरएस, जबकि एनडीए को 3 से 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 8 से 10 सीटों का फायदा मिल सकता है, और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर जबरदस्त फायदा जो है कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में मिल सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि कर्नाटक लोकसभा चुनाव में भी या जो है 28 लोकसभा सीटें आती है, और यहाँ पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बना ली है। उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि कांग्रेस को 135 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो है केवल 66 सीट भी जीत मिली है। और उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बनता है कर्नाटक लोकसभा चुनाव में, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है काफी बदलाव भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो है जेडीएस अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आ चुकी है। 2019 में एनडीए को 25 सीट है, तो 1 सीट एनडीए के निर्दलीय की रही थी, और यूपीए के पक्ष में 2 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन यहाँ पर बात की जाए जेडीएस अब भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में आ चुकी है। उस लिहाज से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 20 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 2019 के मुकाबले फायदा मिल रहा है, करीब 7 सीट से के आसपास दिखाई दे सकती है। जेडीएस को 1 सीट मिल सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है। इस तरह से अगर बात की जाए तो कर्नाटक में भी कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर ज्यादा नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है, जो आंकड़ा सामने आ रहा है। आंध्र प्रदेश लोकसभा चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो 25 लोकसभा सीटें आंध्र प्रदेश से भी आ जाती हैं, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो काफी हलचल दिखाई दे रही है। और यहाँ पर टीडीपी इस बार काफी खेला कर सकती है, जिस कार की खबर सामने आ रही है, और टीडीपी और बीजेपी का गठबंधन भी हो सकता है, जिस कार की हलचल दिखाई दे रही है। 2019 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 22 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 3 सीटों पर टीडीपी और यहाँ पर अन्य और बीजेपी को 0 सीट मिली थी। लेकिन इस बार यहाँ पर माना जा रहा है कि गठबंधन हुआ है, जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी करीब 15 से 20 सीट का अनुमान दिखाई दे रहा है, जबकि टीडीपी भी यहाँ पर जो है कड़ी टक्कर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को दे सकती है। 25 सीटों में से यहाँ पर करीब 8 से 10 सीटों पर भी टीडीपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल 3 सीटों पर टीडीपी, 1 सीट पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। गठबंधन अगर हो जाता है तो फिर टीडीपी सीधे तौर पर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो आंकड़े हैं, यहाँ अगर चॉइस के तौर पर देखा जाए तो सीधे तौर पर राहुल गांधी को ही लोग यहाँ पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए 2019 में 24 सीटों पर यूपीए को यानी यहाँ पर डीएमके को जीत मिली थी, जो कि यूपीए गठबंधन में था, और 8 सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। तो इस तरह से अगर बात की जाए 2 सीटों पर एनडीए को मात्र 1 सीट पर ही जीत मिली थी। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर 39 में से 38 सीटों पर
यूपीए को जीत मिली थी और इस बार इंडिया गठबंधन बना है, सब सीधे तौर पर माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है आंकड़ों के हिसाब से 0 से 1 सीट पर एनडीए आ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एआईडीएम के साथ गठबंधन टूट चुका है। उस हिसाब से यहाँ पर 3 से 6 सीटों पर एआईडीएम के और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 30 से 36 सीटों का ओपिनियन पोल के हिसाब से आंकड़ा दिखाई दे रहा है। अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी तमिलनाडु में भी सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि केरला की अगर बात की जाए तो केरला में भी सीधे तौर पर राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं और यहाँ के आंकड़ों के हिसाब से अगर बात की जाए 2019 में 15 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि 2 सीटों पर उनकी गठबंधन को जीत मिली, 1 सीट पर एलडीएफ को जीत मिली थी, 1 सीट यहाँ पर जो है केरला कांग्रेस को जीत मिली थी। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट रही थी और इस बार जो आंकड़े बन रहा है उस हिसाब से एनडीए को 0 से 1 सीट दिखाई दे रही है। और अगर बात की इंडिया गठबंधन को 18 से 20 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान सामने आ रहा है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर या केरला में या इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पौंडीचेरी की 1 सीट पर भी सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का ही पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जो आंकड़े यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं, इस तरह से अगर बात की जाए तो 130 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के हिसाब से या कर्नाटक और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कुछ सीटों पर जीत रही है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी करीब 20 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है। बाकी राज्यों में यहाँ पर नुकसान दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है और अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बात की जाए 543 सीटों के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसके लिए अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत की जो 130 लोकसभा सीटें हैं, कर्नाटक में कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है, या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, क्योंकि इस बार जो है 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर और गठबंधन के तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार का नारा देकर चल रही है। तो क्या 400 पार बीजेपी हो पाएगी या फिर जो बीजेपी का टारगेट 370 है वो क्या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? इसको लेकर दक्षिण भारत सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि दक्षिण भारत में अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बढ़त देखने को मिलती है तो 370 पार हो सकती है। फिर भी आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जान जय भारत।